हेलो गाइस, आइए आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में सोल्जर बनने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं और कौन कौन सी एंट्रीज हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ साथ सैलरी और प्रमोशन को भी देखने वाले हैं। तो अगर आप एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करते हो तो कैरियर ग्रोथ के हिसाब से इंडियन कोस्ट गार्ड आपके लिए कैसा रहेगा, आइए आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड में सोल्जर्स को सेलर्स के नाम से जाना जाता है। ये सेलर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। जैसा कि आप एयरफोर्स में जानते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उसी प्रकार से अगर सबसे पहले अगर बात करें टेक्निकल की, तो यहाँ पर यांत्रिक कहा जाता है उसे, जिसमें कि आपके पास क्लास 10th के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और वहीं अगर बात करें नॉन टेक्निकल की, तो इसे नाविक के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट नाविक जीडी जिसे जनरल ड्यूटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नाविक डीबी जो कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होता है। इनके काम के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए। तो नाविक डीबी के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए, बस केवल क्लास 10th, और नाविक जीडी के लिए यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th के साथ साथ आपका 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया को लेकर। तो आपका 18 से 22 साल के बीच में एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अच्छे से, और इसमें एज रिलैक्सेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसमें ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल अलाउड है, और रिजर्वेशन के हिसाब से सीट्स बढ़े हुए हैं। तो सीट्स काफ़ी कम होता है, तो इसलिए इस एग्ज़ाम में आपको हाई स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लगभग 50 to 55% जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, और SC/ST के लिए 36% के आसपास, तो आप PFT देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन मेरिट में आपको बाहर होने का चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो सीट्स आप देख ही रहे हो, उस हिसाब से आपको हाई स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो टोटल 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, और इसका एग्ज़ाम जो है वो सीडेक कंडक्ट कराता है। पहले ये ऑफलाइन होता था, तो ऑफलाइन होने के साथ साथ ये जैसे ही आपका एग्ज़ाम जिस दिन है उसके अगले दिन भी मेडिकल कंडक्ट करा के, मतलब 1 से 2 दिन में सारा काम निपटा दिया जाता था। लेकिन अब 4 स्टेजेस में किया जाता है, और एडमिट कार्ड आता है। तो उसके बाद आपका स्टेज 1 होता है रिटन एग्जामिनेशन का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और इसमें 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड 4 एंड 5। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो स्टेज 1 में आपका अगर नाविक जीडी भरा है आपने तो आपका 2 एग्ज़ाम होगा, और नाविक डीबी भरा है यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच तो केवल आपका 1 ही एग्ज़ाम होगा। और वहीं अगर बात करें इसका यांत्रिक का, तो इसमें भी आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। तो बेसिक एग्ज़ाम जो है नाविक डीबी वाला वो आपका तीनों में होगा, और अगर आप जीडी है तो 1 एक्स्ट्रा एग्ज़ाम आपका होगा। अब बढ़ते हैं स्टेज 2 पे। तो आपके स्टेज 1 के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है। उसके पहले कैंडिडेट को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो स्टेज 2 में क्या होता है कि PFT होता है, जिसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये ओनली क्वालिफाइंग है, या तो आप पास या तो आप फेल। PFT में आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का रेस होता है, 7 मिनट का समय दिया जाता है, और इसमें यह कि काफ़ी ईजी होता है, और 20 उठक बैठक और 10 पुशअप्स होते हैं। अब PFT के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं वो मैच करने चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट तक या क्लोजिंग डेट से पहले तक के होने चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप रेसिडेंशियल या फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट डालते हो तो वह आपका, या फिर EWS डालते हो तो आपका एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेज 2 में ही इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। वैसे फिलहाल कोविड की वजह से ज्वाइनिंग टाइम ही मेडिकल्स हो रहे थे, लेकिन अब कोविड का केस अब लगभग समाप्ति है, तो अब आपका इनिशियल मेडिकल स्टेज 2 के अंदर ही ले लिया जाएगा। मेडिकल में आपका 2 तरह से अनफिट दिया जाता है, एक तो परमानेंटली अनफिट और एक टेम्प्रोरी अनफिट। परमानेंटली में आपका वैसे कि ये चांस कम ही होता है, लेकिन अगर आपको परमानेंटली अनफिट दिया जाता है तो 21 डेज में आप अपील कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना अगर क्योर हो सकता है तो आप फिट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपका टेम्प्रोरी रिजेक्शन है यानी टेम्प्रोरी अनफिट है, तो आपको 42 दिन का समय दिया जाएगा, और उसमें आपको रिपोर्ट करके चेक करा के आपको फिट हो जाना होगा, नहीं तो फिर उसके बाद आप पूरा प्रोसीजर से आप दोबारा अवगत होना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है स्टेज 3 की।
तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग एक और चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर एक टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट होता है, क्योंकि भाई सीट काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स टाई कर जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कुछ स्टेप्स करके क्लियरेंस की दिया जाता है। जैसे स्टेप 1, कैंडिडेट जो भी सेक्शन 1 में ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे कि सेक्शन 1, जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 1 आपको तीनों के लिए होता है, नाविक, डीबी, जीडी और यांत्रिक के लिए। अगर आप नाविक जीडी में जाते हैं तो स्टेज 2 भी देना पड़ता है और यांत्रिक में भी आपको सेक्शन 2 देना पड़ता है। तो यहाँ पर सेक्शन 1 आपका मैच किया जाता है केवल जीडी और यांत्रिक के लिए। अब स्टेप 2 में देखा जाता है कि अगर आपका 10th या 12th में 10th और 12th दोनों का मार्क्स देखा जाएगा और उस हिसाब से आपका दिया जाएगा। अगर उसमें भी नहीं होता है तब जाके आपका एज दिया जाता है, जिसका एज ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसके बाद ई एडमिट कार्ड फॉर फाइनल मेडिकल्स या फिर इसे ज्वाइनिंग लेटर भी कह सकते हैं, वो इशू किए जाते हैं। तो वो आपको लेके जाना होता है वहाँ, और वहाँ अपना सामान लेके जाया जाता है और वहाँ जाने के बाद अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद फाइनल मेडिकल्स एट INS चिल्का, वहाँ पे आपका फाइनल मेडिकल होता है INS चिल्का में। अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 1 से लेकर 12 दिन का समय दिया जाएगा, या फिर उनके हिसाब से जो दिया जाएगा उतने दिन में आपको MH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके अपने खर्च पर जांच कराना होगा। अगर फिट पाएगा तो उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ओवरवेट होता है तो 1-2 दिन का कुछ समय दिया जाता है और उस हिसाब से आपको वहाँ पर फिट करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद सब चीज़ यहाँ इतना करने के बाद स्टेज 4 होता है और इतना सब करने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और इंडियन नेवी सेलर्स के साथ आपका ट्रेनिंग INS चिल्का में शुरू हो जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद आपका सैलरी के बारे में पूछोगे तो सैलरी भाई बेसिक पे 21,700 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ग्रोस हम बता सकें, ग्रोस टोटल इसका बेसिक चढ़ता है 32,639 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर सैलरी पे एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, लगभग ये 30 के करीब में आपके इन हैंड मिल जाता है। जैसे कि इसमें अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम कटता है, GPF कटता है, CGAF कटता है, CGBF कटता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो GD और DB में लगभग 2 से 3 हज़ार का गैप होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर यांत्रिक का बात करें तो उन लोगों का बेसिक 29,200 होता है, जैसे कि GD और DB में 21,700 बेसिक होता है और पे लेवल 3 के अंडर आते हैं। लेकिन यांत्रिक पे लेवल 5 के अंडर आते हैं और इनका बेसिक 29,200 होता है और यांत्रिक पे यानी कि टेक्निकल पे 6200 रुपये मिलते हैं। तो सैलरी के बारे में अलग से बात करेंगे। और अगर प्रमोशन को देखें यानी कैरियर ग्रोथ को देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला जो स्टेज है नाविक का, वो नाविक होता है। उसके बाद उत्तम नाविक, फिर प्रधान नाविक, फिर अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, फिर प्रधान अधिकारी। इस प्रकार से नाविक का चलता है। और यहीं अगर यांत्रिक का देखें तो यांत्रिक, फिर उत्तम यांत्रिक, फिर प्रधान यांत्रिक, फिर सहायक इंजीनियर, उत्तम सहायक इंजीनियर, प्रधान सहायक इंजीनियर। इस प्रकार से अगर आपका लास्ट सैलरी तक देखने जाओगे तो आपका लास्ट में प्रधान अधिकारी का 47,600 रुपये बेसिक पे मिलते हैं और इस हिसाब से लगभग उनका सैलरी 1 लाख के पार होता है। तो इस तरह से। और एक सबसे बड़ी बात कि प्रधान अधिकारी तक आप पहुंचते पहुंचते 80 के करीब में पहुंच जाओगे, लेकिन आपका मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पे नहीं मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे एयरफोर्स या नेवी या आर्मी में 5,500 मिलते हैं यानी 5500, तो यहाँ पर वो नहीं मिलता है क्योंकि ये पैरामिलिट्री के अंदर आता है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो बस फिलहाल इतना ही और सारा चीज़ हमने कवर कर दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आगे के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम आपका तुरंत फिलहाल होने वाला है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।